हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे DOMC 2020 एग्जाम के। अब हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस इंट्रो के बाद। सो लेट्स बिगिन विथ 11th क्वेश्चन. Here we have mentioned it 18th, so totally ignore it. Okay. So first question of today is this: the center of quotient group Q8 is. तो हमने सेंटर ऑफ क्वोशंट ग्रुप Q8 का फाइंड आउट करना है. इन ये 4 ऑप्शंस हमें दी हुई हैं. अब ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का. ठीक है, तो चलो हम इसको अब सॉल्व करते हैं. ये इसका सोल्यूशन है Q8. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Q8 ग्रुप कौन सा होता है. Q8 ग्रुप हम इसको मेजरली क्वाटर्नियन ग्रुप कहते हैं. क्वाटर्नियन ग्रुप कहते हैं इसको. इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, +-1 +-i +-j +-k. ये रोटेशनल एक्सिस के वो कोऑर्डिनेट होते हैं i j k. तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रुप इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी. सेंटर ऑफ ग्रुप में वो वाले एलिमेंट होते हैं जो के ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं. कम्यूट क्या होता है? कम्यूट का मीनिंग होता है, जैसे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है. जैसे मान लो जेड है, वो सेंटर ऑफ ग्रुप में है. ये वाला जेड है जो सेंटर ऑफ ग्रुप में है. तो ये जो जेड है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स, जी कोई भी एलिमेंट है उसके साथ क्या करेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा. यानी कि जेड जी इक्वल टू जी जेड होगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग कि डिपेंड उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जेड पहले है या फिर जी पहले है. तो ये वाली होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर ये प्रॉपर्टी वो होल्ड कर रहा है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए, तो उसको हम सेंटर ऑफ ग्रुप कहते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जेड Q8 है जो, इसका सेंटर ऑफ ग्रुप में एलिमेंट होते हैं 2, 1 एंड -1. क्योंकि 1 को हम किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो अल्टीमेटली वही एलिमेंट वापस आ जाएगा, और -1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो -1 उस एलिमेंट के आगे एक माइनस लग जाएगा, और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वो 1 पहले लिखा हुआ है या 1 बाद में लिखा हुआ है. पर अगर हम इसी को हम i के साथ करें या फिर j के साथ करें या फिर k के साथ करें, मान लो हम i है, i की j के साथ मल्टीप्लाई की, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? k आएगा. और यहीं अगर j को i के साथ मल्टीप्लाई करें तो -k आएगा. तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रहा, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है, ये इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है? जैसे अल्फ़ाबेटिकली वाइज i j k. अगर i को मल्टीप्लाई किया j के साथ तो k आ जाएगा. अगर j को k के साथ मल्टीप्लाई किया तो i आ जाएगा. अगर हम रिवर्स ऑर्डर में करें तो वो माइनस का साइन लग जाएगा. जैसे j को हम i के साथ करें तो रिवर्स ऑर्डर है तो माइनस का साइन लग जाएगा, -k आ जाएगा. तो इसीलिए i +-i और +-j और +-k है जो, वो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं होते, तो सिर्फ 1 एंड -1 होते हैं कम्यूट. तो इसका आंसर है 1 एंड -1. तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी करेक्ट है. ऑप्शन इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये सेकंड क्वेश्चन है. ये टोटली इग्नोर किया जाए 23, और इसको भी इग्नोर किया जाए. ये सिर्फ PDF का पेज था. ठीक है, आपको यहाँ पर फोकस करना है. क्वेश्चन 1, ए रिंग विद नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक. अब ये वाला क्वेश्चन है जो सीधे ही पता लग रहा है रिंग थ्योरी. ठीक है, क्योंकि नाम में लिखा रिंग. तो रिंग विद नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक का हमें पता करनी है. ये 4 ऑप्शन हमें दी हुई हैं. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिर हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे. करेक्टरिस्टिक क्या होती है? करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R प्लस डॉट. ठीक है, R मतलब R कोई रिंग है, ये एडिशन
और मल्टीप्लिकेशन उसके हमने 2 ऑपरेशन बनाए हैं, ठीक है। जो करेक्टरिस्टिक होती है वो इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट n डॉट ए इक्वल टू 0, मतलब कोई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट उसको हम रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आ जाए। तो अगर ऐसा कोई n हमें नहीं मिल रहा तो उसकी करेक्टरिस्टिक हम 0 कहेंगे, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास n मिल जाए तो n करेक्टरिस्टिक होगी उसकी, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी ऑप्शन दी हुई हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट हो जाते हैं जेड की कितनी करेक्टरिस्टिक आएगी, हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन जीरो किसकी आएगी। तो जेड की देख लेते हैं पहले। जेड हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 100 ये इसमें एलिमेंट होंगे। अगर हम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाएं जेड का, यानी कि मान लो हमने 2 उठा लिया, ठीक है, तो सिर्फ n डॉट ए है जो 0 कब पॉसिबल होगा, जैसे 2 उठा लिया, 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 0 बन जाए, ऑफ कोर्स 0 के साथ, ठीक है। तो सिर्फ 0 ही होएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। और अगर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ, पर हमें क्या चाहिए, वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, इसलिए 0 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो 0 के अलावा तो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। 0 के अलावा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने ऊपर कहा था कोई अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 0 होगी। तो जेड की करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम रैशनल नंबर, क्या वो रैशनल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर और रैशनल नंबर को भी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 0 बन जाए, वो भी 0 ही होगा, पर हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होते हैं हमें। तो क्यू की भी 0 होगी और आर की भी 0 होगी। अब हमने फाइंड आउट करनी है Z5 की, जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। अगर Z5 होता है एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। अगर Z5 में हम n की वैल्यू 5 लें, Z5 में पहली बात तो एलिमेंट ये होती है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन लगता है एडिशन मॉड्यूलो 5, ठीक है, यानी कि 5 के साथ डिवाइड हो जाता है, उसके बाद उसका रिमाइंडर हो जाता है। या अगर आपने बेसिक्स करे हुए रिंग थ्योरी के तो आपको पता होगा, ठीक है। इफ़ n इक्वल टू 5, तो हम 5 के साथ किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो Z5 में क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। जैसे कि मान लो 5 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करें तो सीधा ही 0 आ गया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, और ये एडिशन मॉड्यूलो का क्या मतलब होता है, 5 को 5 के साथ डिवाइड करना है। 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 है यहाँ पर, तो 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अगर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह के 3 से और 4 से, ठीक है, तो सभी का रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 5 डॉट ए इक्वल टू 0। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो हमें नॉन ज़ीरो फाइंड आउट करनी थी, किसकी थी, नॉन ज़ीरो किसकी आई है, Z5 की आई है, तो Z5 आंसर है। यहाँ पर आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। DU-MCA में के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन के आंसर की भी रॉन्ग दिए होते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय लूप ऑफ द कर्व दिस अबाउट एक्स एक्सिस इज। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमने, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। हमने ये वाली कर्व दे दी, अब इसका हमने वॉल्यूम निकालना है, रिवॉल्विंग अराउंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पहले हम इस कर्व को देख लेते हैं कि इसका नेचर कैसा है, ठीक है, कर्व ट्रेसिंग कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम के लिए हमें फाइंड आउट करना होता है कि एक्स एक्सिस की वो लिमिट क्या है। अगर हमने अराउंड एक्स एक्सिस उसका वॉल्यूम निकालना है तो वो लिमिट होगी x1 to x2, ठीक है, पाई इंटू वाई स्क्र इंटू डी एक्स के साथ उसका इंटीग्रेशन कर देना है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू।
अगर वाई एक्सिस के अराउंड निकालना है तो ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी कर्व ट्रेसिंग कर लेते हैं। कर्व ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होगा इसकी सिमेट्री क्या है, ठीक है। सिमेट्री कैसे पता लगती है, चलती है कि इवन पावर किसकी है। यहाँ पर इवन पावर किसकी है, वाई की है, ठीक है। और एक्स की तो इवन पावर नहीं है क्योंकि वो क्वाड्रेटिक में बन रहा है। ये अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर y की इवन पावर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पर y की इवन पावर आ रही है तो सिमेट्रिक होगा ये एक्सेस से, जैसे कि ये वाला ग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस के ऊपर भी इतना है, ठीक है, और नीचे भी इतना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की सिमेट्रिक है फॉर एग्जांपल, ये हमने दिया हुआ है। तो ये वाला ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इससे हमें सिमेट्री से ये पता लग गया। अब ओरिजिन देख लेते हैं, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि जो कर्व है जो ये वाली ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं। तो x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं, y की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर और y की जगह पर 0 पुट करने का 0 इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। तो यस, अगर 0 इक्वल टू 0 बन गया, कर्व इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो ये पास कर रहा है ओरिजिन से, ठीक है। अब अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम देख लेते हैं कि इसकी कोई टेंजेंट है ओरिजिन पे। टेंजेंट के लिए क्या देखना होता है हमें, इसकी लीस्ट डिग्री टर्म है जो उसको हमने 0 पुट करना होता है। लीस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या है, जैसे मल्टीप्लाई करके ये बन गया, तो लीस्ट डिग्री टर्म क्या है इसमें 4x है, इसको हम 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई, x इक्वल टू 0 क्या आ गई, टेंजेंट आ गई ओरिजिन पर, ठीक है। क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, वो उधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू 0 क्या आ गई, टेंजेंट आ गई ओरिजिन पर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमने क्या करना है पता कि इंटरसेक्शन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो क्या है। उसके लिए हमें x, अगर वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन देखनी है तो x को 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। x को 0 पुट किया ये वाली इक्वेशन में तो क्या बन गया, y की पावर 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, 0 0 क्या आ गया, मतलब एक पॉइंट आ गया जो कि मतलब वाई एक्सिस पर है और इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मतलब उसकी इंटरसेक्शन है। अगर वाई को 0 पुट करें, ठीक है, वाई को 0 पुट कर दिया तो क्या आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करके हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे 0 एंड 4। तो 0 0 तो पहले भी आ गया था, दोबारा भी आ गया, ठीक है। 4 0 एक नया पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन, अगर हमने विद एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट एक है, इससे जो कर्व है जो पास करेगी 4 0 पॉइंट से। तो हमें रफ आइडिया मिल गया कि कर्व कैसी होगी। अब हम इसके अजिम्पटोड देख लेते हैं, अजिम्पटोड क्या है, इसके कौन कौन से बनते हैं। ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अजिम्पटोड के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अजिम्पटोड देखेंगे, ठीक है। तो x की जो हाईएस्ट पावर है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, x स्क्वायर, ठीक है। इसका कोफिशिएंट को 0 पुट कर दो, उसका कोफिशिएंट 1 है, 0 पुट किया तो इसका कोई अजिम्पटोड नहीं, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। y की हाईएस्ट पावर को 0 पुट कर दें तो भी इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल टू 0 नॉट सेटिस्फाई, तो इसके कोई भी अजिम्पटोड एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो नो अजिम्पटोड एग्जिस्ट हियर, ठीक है। तो हमें रफ आइडिया क्या मिल गया कर्व का कि एक तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, एक इसकी टेंजेंट है ओरिजिन पे टेंजेंट कौन सी, x इक्वल टू 0, ठीक है। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, 4 0 से पास हो रही है और 0 0 से पास हो रही है, ये हमें रफ आइडिया मिल गया। और सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो 0 0 से पास कर दी कर्व, 4 0 से पास कर दी, ठीक है। एक्स एक्सिस के बाद अराउंड सिमेट्रिक है और टेंजेंट एट ओरिजिन है। तो टेंजेंट कैसे हमने ऐसे बनाई है ना, तो इसकी जो टेंजेंट है जो वो ओरिजिन पर बन रही है, अगर हम ऐसे ड्रॉ करें कर्व जैसे ये की हुई है, इसलिए सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, तो यहाँ जितनी ऊपर है उतनी ही कर्व क्या होगी, नीचे होगी। तो हमें मिल गया रफ आइडिया कि ऐसी कोई कर्व होगी, ठीक है। तो अगर मतलब आप पूरी ही ड्रा करना चाहते हो तो उसके भी अलग अलग मेथड होते हैं,
पर हमें इसमें रफ आइडिया चाहिए वॉल्यूम के लिए, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं, हमें रफ आइडिया चाहिए होता है कि उसकी लिमिट क्या होगी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें लिमिट पता चलेगी कि एक्स एक्सिस के अराउंड इसकी लिमिट क्या जा रही है, 0 से लेकर 4 तक जा रही है। ठीक है, तो अगर हमारा जो फॉर्मूला था वॉल्यूम का ये वाला, तो मैं x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू पता लगी, और वाई स्क्वायर है जो वो यहाँ से इक्वेशन से आ ही जाएगा। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यूज़। तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, x2 की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो वॉल्यूम क्या आ गया, x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 4 पाई इंटू रूट x इंटू 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये y4 की वैल्यू हमारे पास ये थी, y की पावर 4 की वैल्यू। ठीक है, क्या थी हमारे पास x इंटू 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की क्या आ गई, इसका रूट हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इसमें सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन रही है, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, मतलब इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, पहले तो माइनस बाहर निकाल ली। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक रूट बना दिए इसके, -4 प्लस 4 -4 कर दिया। ठीक है, तो अगर ये आपको नहीं पता तो YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ऐसे बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि 4 को डिवाइड किया 2 के साथ और उसका स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया, उसको प्लस और माइनस कर दो तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो अब ये वाली जो इसमें ये वाली जो पार्ट है वो बन गया परफेक्ट स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर -4। अब माइनस को अंदर ले जाते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गया, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जो ये वाली टर्म है इसका हम इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, एक्स की जगह पर क्या है एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या आ गया एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2 है, प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर एक्स बाई ए होता है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट क्या है इसकी 4 0, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 4 है। पाई को बाहर निकाल लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब लिमिट लगा दो सिंपल। ठीक है, पाई इंटू 2 साइन इनवर्स 4 माइनस 2, अपर लिमिट लगा दी, प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, ये तो 0 बन गया, इसकी वैल्यू भी 0 बन गई, और 0 लगाई लिमिट तो इसकी वैल्यू भी 0 बन गई। हमारे पास बची सिर्फ ये 2 टर्म में। ठीक है, ये 2 टर्म में इसकी 0 क्यों बन गई, क्योंकि 4 माइनस 4 0 होता है, तो 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ऐसे ये भी 0 बन गई। तो पाई इंटू 2 साइन इनवर्स 1 बच गया, 2 डिवाइड बाई 2 1, और -2 साइन इनवर्स -1। ठीक है, पाई इंटू 2 पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, -2 साइन इनवर्स -1 की वैल्यू -पाई बाई 2 होती है। तो पाई इंटू पाई प्लस पाई हो गया। ठीक है, 2 पाई हो गया, 2 पाई इंटू पाई क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर आंसर आ गया इसका। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या नहीं, तो हाँ ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन क्या आ गई इसकी करेक्ट आ गई। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कर्व ट्रेसिंग के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप YouTube पर है एक गजेंद्र पुरोहित सर, उनके आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने कराया हुआ है। ठीक है, कोई वो स्पॉन्सर नहीं है हमारे, क्योंकि मैंने भी वहाँ से किया था, तो इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि वहाँ से आप कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा उसका। ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 4th क्वेश्चन। ये इसको टोटली इग्नोर किया जाए।
फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि हमें ओब्लिक असिम्प्टोट ऑफ द कर्व दिस, इसके असिम्प्टोट निकालने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, बस ये शफल किए हैं टर्म में और कुछ नहीं है। इसको एफ एक्स वाई की टर्म में फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, अब जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी उसके असिम्प्टोट होते हैं। पैरेलल असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाते हैं उसमें, और वर्टिकल असिम्प्टोट आ जाते हैं। पैरेलल और ऑब्लिक दोनों मिला के इसके 3 असिम्प्टोट बनेंगे। ठीक है, तो हम उनकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 असिम्प्टोट क्या होते हैं? लीनियर होती हैं इक्वेशंस। तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, m2x प्लस c2, m3x प्लस c3, ये 3 असिम्प्टोट बनेंगे। ठीक है, हमें ऑब्लिक निकालने हैं। तो इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x को 1 पुट करो, ठीक है, और y को m पुट करो। तो जो x को 1 पुट किया और y को m पुट किया तो क्या बन गया? y की जगह पे m आ गया। ठीक है, माइनस x को 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1, ठीक है, माइनस m, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब ऐसे नहीं कि इसको काट दो। ठीक है, ये इक्वेशन बनाई है हमने सिर्फ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड डिग्री वाली इक्वेशन क्या थी? उसको हम लिखते हैं फाई 3m। थर्ड डिग्री वाली ये दोनों थी, तो थर्ड डिग्री में क्या आ गया? m माइनस 1। ठीक है, सेकंड डिग्री वाली इक्वेशन यहाँ पर नहीं है, सेकंड मतलब पावर वाली। ठीक है, तो उसको हमने लिखा नहीं, तो 1 पावर वाली है y, तो फाई 1m की वैल्यू क्या आ गई? माइनस m होगी। ठीक है, तो अब हमने फाई 3m को क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। इसको 0 पुट किया तो m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब m की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, यहाँ से m की वैल्यू आ गई। हम अपने c1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, c1 की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि फाई 3 डैश का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव, और ऊपर होता है फाई 2m। ठीक है, और साथ में माइनस होते हैं। यहाँ पर फाई 2m तो है ही नहीं, 0 है, तो 0 डिवाइड बाय कुछ भी हो, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, 0 डिवाइड बाय 1 क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो पहला असिम्प्टोट हमारे पास क्या आ गया? y इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स इज द फर्स्ट असिम्प्टोट विच इज ओब्लिक क्यों है यहाँ? ये क्योंकि ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है। ये तो ऐसे कोई लाइन होगी, जैसे कि ऐसे होगी। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, तो हमारे पास ओब्लिक असिम्प्टोट आ गया y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? y इक्वल टू एक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पर हमने कहा था कि इसके 3 असिम्प्टोट होंगे, तो बाकी 2 भी देख लेते हैं फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, बाकी 2 क्या होंगे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में से कोई होगा। ठीक है, क्योंकि ओब्लिक तो हमने निकाल लिया, पैरेलल असिम्प्टोट निकालना है। पैरेलल असिम्प्टोट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? पहले ये इक्वेशन लिख लो। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री पावर, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? x की 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल टू 0, नो असिम्प्टोट, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हो रही। ठीक है, और y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? y की 1 है। ठीक है, तो y को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने 0 पुट करना है। x स्क्वायर माइनस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। तो हमारे पास 2 असिम्प्टोट आ गई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये 2 असिम्प्टोट क्या आ गए? पैरेलल असिम्प्टोट आ गए। तो इन टोटल कितने असिम्प्टोट हो गए? 3 हो गए, क्योंकि एक यहाँ पर ओब्लिक था और 2 पैरेलल थे, तो हमेशा 3 असिम्प्टोट ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका भी आपने डिटेल में पढ़ना है असिम्प्टोट के बारे में कि ये फॉर्मूला कैसे लगा, ठीक है, और क्योंकि मैं तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, तो मैं इतना फिर डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि अगर 2 रूट सेम आ गए, ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे। तो आप गजेंद्र पुरोहित सर की जो यूट्यूब पर
लेक्चर्स है उनको फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आप उनका लिंक डाल दूँगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ है 5th क्वेश्चन, 38 नहीं है, ये 5th है, ठीक है। तो मूव करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्या है इसका कि W इक्वल टू log t है ना, ये हमें दिया हुआ है और टी स्क्वायर की वैल्यू ये दी हुई है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है कि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल w बाई एक्स, ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पार्शियल w बाई एक्स क्या है, पार्शियल w बाई वाई क्या है, पार्शियल w बाई जेड क्या है, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं पार्शियल w बाई एक्स क्या है, ठीक है। पार्शियल w बाई एक्स, w क्या है log t है ना, log t है तो log t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t, ठीक है। और साथ में पार्शियल t बाई एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि t है जो वो डिपेंड कर रहा है x पर, ठीक है। तो अब हमें पार्शियल t बाई एक्स भी निकालना होगा। पार्शियल t बाई एक्स यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देते हैं। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव किया पार्शियल, तो क्या आ गया 2t इंटू पार्शियल t बाई एक्स, ठीक है। ये x माइनस 1 है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन में ऐसे लग रहा है कि ये x की पावर -1 है ना, पर ये एक्चुअल में x माइनस 1 है यहाँ पर। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब टाइपिंग मिस्टेक कह लो इसको, कि उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि DOMC में बहुत सारे आपको मिलेंगे कि थोड़ी बहुत वो मतलब गलतियाँ करते हैं पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। t इंटू पार्शियल टी बाई टी एक्स क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया है ना। तो पार्शियल t बाई एक्स निकालना था हमें, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 डिवाइड बाई टी आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, सिमेट्रिक है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू x y और z में सिमेट्रिक है। तो ऐसे ही t इंटू पार्शियल t बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 2 नहीं, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 2 तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 2 आएगा, ठीक है। z के विद रिस्पेक्ट टू ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो पार्शियल t बाई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 1 डिवाइड बाई टी, पार्शियल t बाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, z माइनस 1 डिवाइड बाई टी। तो इसमें हम पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स में, पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स में 1/t इंटू पार्शियल टी बाई एक्स था, पार्शियल टी बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 1 डिवाइड बाई टी, ये पुट कर दी। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास इन टोटल x माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन सिमेट्रिक है। तो अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो ये बस x की जगह पे y लिख देंगे और यहाँ पर y की जगह पर z लिख देंगे, ठीक है। पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, पार्शियल बाई पार्शियल x इंटू पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल x, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या किया हमें, ये वाले पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स हमारे पास था x माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, उसका फिर x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल डेरिवेटिव का। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये फार्मूला होता है पार्शियल u डिवाइड बाई वी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, ठीक है, उसको न्यूमिनेटर में ऐसे लिख देना है, और दूसरे का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। वही मेथड हमने यहाँ पर लगाया है। डिनोमिनेटर में क्या है टी स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो क्या आ गया t की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। टी स्क्वायर को ऊपर ऐसे लिख देना है, ठीक है। इसका विद रिस्पेक्ट टू x के डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा x माइनस 1 का, ठीक है, माइनस x माइनस 1 ऐसे लिखते हैं इसका फिर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, ठीक है। तो इन टोटल हमारे पास क्या बन गया टी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 आ गया, माइनस x माइनस 1 इंटू 2t, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा 2 इन टी और पार्शियल t बाई एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई टी की स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया टी की पावर 4 होगी। तो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू टी पार्शियल टी बाई एक्स क्या है हमारे पास, ये हमने यहाँ पर निकाला था
x माइनस वन डिवाइड बाई टी था, ठीक है। तो इसमें पुट कर दी वैल्यू x माइनस वन डिवाइड बाई टी, टी के साथ टी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास पार्शियल x डिवाइड बाई पार्शियल डब्ल्यू बाई एक्स, ठीक है। और ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह पर y आ जाएगा, ठीक है। z की क्या आ जाएगी, y की जगह पर z आ जाएगा। तो इन सबको ऐड कर दिया हमने, ऐड किया तो ये बन गया टी स्क्र प्लस टी स्क्र प्लस टी स्क्र क्या बन गया, 3t² बन गया, ठीक है। माइनस टू कॉमन निकाल लिया क्योंकि टू इसमें भी, टू इसमें भी, टू इसमें भी। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, वो हमने को पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू t² दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से उठा ली वैल्यू, तो वैल्यू क्या आ गई, कहाँ थे हम, यहाँ पर t² आ गई उसकी वैल्यू, ठीक है। 3t² तो यही बन गया था, माइनस क्या बन गया 2t² डिवाइड बाय क्या है t की पावर 4 है, तो 3 में से 2 कम किए तो क्या आ गया, 1 आ गया, साथ में t² है, t² लिख दो, t² माइनस t² डिवाइड बाई t की पावर 4, और इसको हमने अगर कैंसिल आउट किया तो क्या आ गया 1/t² आ गया, तो 1/t² इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देख लेते हैं 1/t² इन्होंने ऑप्शन में दिया है क्या नहीं दिया, हाँ दिया है, तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। चलो हम 6th क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इसको टोटली इग्नोर किया जाए, ठीक है, और इसको भी, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है 6th है। तो 6th क्वेश्चन में क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये 4th हमें ऑप्शन दी हुई है, इनमें पीरियोडिक कौन सी नहीं है, पीरियोडिक कौन सी नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसे कैलकुलस का है, ठीक है, कैलकुलस में फंक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट। पीरियोडिक की 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक होता है कि कोई fx है उसमें कुछ इंटरवल ऐड किया हमने t, ठीक है, तो वो fx ही बन जाएगा बाद में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ग्राफ की मदद से बताता हूँ, जैसे कि मान लो ठीक है, ये ग्राफ होता है, ये होता है ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है, साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। साइन का ग्राफ होता है, यहाँ पर जो पहले ये वाला जा रहा है, यहाँ पर आता है पाई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पाई आता है, तो ये वाला ग्राफ है जो रिपीट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहले आया ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से इतने तक देखो 2 पाई तक, ये वाला होता है 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई होता है, ठीक है। 2 पाई के बाद यही ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम, जैसे यही ग्राफ को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है, वो सेम ग्राफ बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 पाई के इंटरवल के बाद फिर वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख दिया, ठीक है, वो भी सेम बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो पीरियोडिसिटी है वो क्या है 2 पाई है, ठीक है, क्योंकि 2 पाई के बाद वो ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ इसको हम पीरियोडिक कहते हैं, ठीक है, अगर आपको पता चल गया, ठीक है। इसकी 2-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर हम fx में से प्लस के कुछ भी कोई कांस्टेंट ऐड करें, ठीक है, अगर fx प्लस के करें और फंक्शन के प्लस के करें, ठीक है, और k के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो पीरियड उसका पहले था वही उसका पीरियड अब रहेगा, ठीक है। अगर रूट fx करें तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और 1/fx करें तो भी इफेक्ट नहीं पड़ता, बस यहाँ पर fx है जो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम f ऑफ ax प्लस b करें तो उस पर इफेक्ट पड़ता है उसके पीरियड पर, उसका पीरियड क्या हो जाता है मोड ऑफ a के साथ डिवाइड हो जाता है, जो a यहाँ पर है उसके साथ डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि f ऑफ जी एक्स की, मतलब f ऑफ जी एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, ये पीरियोडिक होगा कि नहीं,
ठीक है। ये नॉन पीरियोडिक होगा अगर जो ये जी एक्स फंक्शन है, जो अंदर वाला फंक्शन है, एक तो वो नॉन लीनियर हो। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब लीनियर टर्म ना हो, क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, या उससे बड़ी हो। ठीक है, और वो नॉन पीरियोडिक भी हो। ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, वो नॉन पीरियोडिक होगा। ये दो केस यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ये वैसे मैंने आपको बता दिया, ये वाला केस इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर और ये वाला केस भी लगेगा इसमें। ये वाला केस क्या, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन कौन से, साइन है, कोस है, सेक है, कोसेक है। ठीक है, साइन का वैसे क्या होता है हमारे पास, पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, अगर उसकी हम इवन पावर करें या फिर उसका मोड करें तो उसका पीरियड क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स की। ठीक है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम चेक करते हैं, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को। साइन एक्स का पीरियड क्या होता है हमारे पास, 2 पाई होता है, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, और उसका स्क्वायर है मतलब इवन पावर है, तो उसका पीरियड कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टी लग के पाई आ जाएगा। ठीक है, तो पाई उसका क्या आ गया हमारे पास, इसकी पाई आ गया हमारे पास पीरियड। ठीक है, और आगे क्या है, 1 + 10x। 10x भी पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है पाई। ठीक है, तो इसमें हमारी प्रॉपर्टी नंबर ए लगेगी। ए क्या है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है उसमें हम कोई भी कांस्टेंट को ऐड करें, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके पीरियड में, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही ऐड हो रहा है। ठीक है, 1, तो ये भी पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड भी कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। तो हमें पता है कि x है जो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है जो, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि ये वाला ग्राफ है जो, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया, इसका पीरियड कितना है, 1, क्योंकि 1 के बाद ये रिपीट हो रहा है तो इसका पीरियड है 1। ठीक है, तो इट्स पीरियोडिक। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है जो, ये कॉम्पोजिट फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। कॉम्पोजिट फंक्शन जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, जी एक्स। तो एक हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी की थी कि अगर जी एक्स है जो नॉन लीनियर हो, नॉन पीरियोडिक हो, तो वो नॉन पीरियोडिक होगा, फंक्शन सारा नॉन पीरियोडिक होगा। तो जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, जो कि क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, नॉन लीनियर है, और एक्स स्क्वायर है जो वो पीरियोडिक में नहीं होती। ठीक है, नॉन पीरियोडिक है और नॉन लीनियर है, तो एफ ऑफ जी एफ एक्स क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया। तो हैंस हमारे पास 4 ऑप्शंस में ये वाली ऑप्शन क्या होगी, करेक्ट होगी, कि ये नॉन पीरियोडिक है। हमें नॉन पीरियोडिक को फाइंड आउट करना था, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगर आप पीरियोडिक के बारे में ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मोहित त्यागी सर के लेक्चर्स सुन सकते हैं, उनके फंक्शंस के लेक्चर हैं। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ यू एंड वी आर फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो हमें कंडीशन पता करने को कहा है कि अगर यू एंड वी आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है जो लीनियर अलजेब्रा का है, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में एक सब टॉपिक है वेक्टर स्पेस, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस है जो, आइसोमॉर्फिक कब होते हैं, तो वो देख लेते हैं हम कि 2 वेक्टर स्पेस V एंड U आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, इफ़ देयर इज ए बाइजेक्शन फ्रॉम U to V। ठीक है, ठीक है, अगर U to V है जो बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। बाइजेक्शन का मीनिंग
1 एंड ऑन टू, ठीक है। मतलब कि वो अपने सारे ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व कर रहा है, ठीक है। 1 मैप एंड ऑन टू मैपिंग हो रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि दोनों वो वेक्टर स्पेस क्या है, आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। तो देखते हैं हम कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बाइजेक्शन का मीनिंग है 1 एंड ऑन टू, ठीक है। किसी भी मैपिंग को 1 होने के लिए 1 होता क्या है, 1 होता है कि जो u है, u वाले जो एलिमेंट हैं वो v वाले एलिमेंट के साथ यूनिकली मैप्ड है। मतलब कि हर एक की यूनिक जो है मैपिंग है जो वह एग्जिस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर a की i थी, ये यूनिक है, ठीक है, a की एग्जिस्ट करती है। b की j थी, ये यूनिक है। c की k थी, पर d की भी k थी। ये नहीं होना चाहिए कि दोनों की सेम हो जाए, ठीक है, हर एक की यूनिक होनी चाहिए। तो ये तो 1 नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं 1 कौन सा होगा। 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ u है वो हमेशा v की डायमेंशन से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर ये u है, अगर ये v है, तो इससे लेस होना चाहिए, ये लेस है, ठीक है। तो a की यहाँ पर मैपिंग आ रही है i, b की मैपिंग आ रही है j, c की मैपिंग आ रही है k, d की मैपिंग आ रही है l, ठीक है। हर एक की यूनिक मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो एक ये कंडीशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं 1 के लिए, ठीक है। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। मान लो ये u है, मान लो ये u है, ठीक है, और ये v है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ u है जो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ v के, ठीक है। मतलब कि इसकी डायमेंशन है जो, इससे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए बड़ी ना हो तो क्या हो, इसके 4 एलिमेंट है, ठीक है, इसके 5 है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ u है जो वो v से बड़ी नहीं है, ठीक है। इसकी एक मैपिंग एग्जिस्ट करके इसकी में एक मैपिंग, इसकी एक मैपिंग, इसकी एक मैपिंग, ठीक है। 2 मैपिंग तो हो नहीं सकती, वो फंक्शन नहीं रहेगा। ये वाला एलिमेंट है जो, वो क्या बच गया, खाली बच गया। पर ऑन टू में क्या होना चाहिए कि जो रेंज सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सभी की कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो ऑन टू नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑन टू होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। मान लीजिए इसमें हमने 5 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। तो इसकी ये वाली इमेज आ गई, इसकी ये वाली आ गई, इसकी ये वाली आ गई, इसकी ये वाली आ गई, और इसकी ये वाली आ गई, मान लीजिए, ठीक है। तो ये ऑन टू तो एग्जिस्ट कर गया क्योंकि इन सभी की कोई ना कोई प्री इमेज हो गई। पर ये 1 नहीं हुआ। 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो k है वो 2 एलिमेंटों की इमेज आ रही है, c एंड a की, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमें बाइजेक्शन चाहिए था, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, और ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये दोनों सेटिस्फाई कब होगी, अगर डायमेंशन ऑफ u है जो, वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ v के, ठीक है, फॉर बाइजेक्शन के लिए। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला, इसको इग्नोर किया जाए, ये 8th क्वेश्चन है। हमें 3 कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है। 3 कंडीशन में से हमें चेक करना है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी रॉन्ग है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको रियल एनालिसिस में मिलेगा। रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है, ये वाली कंडीशन मिलेगी आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, ठीक है। ये वाली आपको मिलेगी राइमन इंटीग्रेशन में, ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सी करेक्ट है। इसको टोटली इग्नोर किया जाए, ये पीडीएफ का पेज था, ठीक है। तो हमारे पास
दो तीन स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट क्या होती हैं कि अगर फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। पर अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी क्लोज इंटरवल है तो वो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। अगर वो क्लोज इंटरवल नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर वो क्लोज इंटरवल में है और कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एफ ए टू बी टू आर इज़ कंटिन्यूस ऑन ए टू बी तो एफ क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा ए टू बी के, ठीक है। ये थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। अगर थर्ड स्टेटमेंट देखें तो ये एज इट इज़ सेकंड स्टेटमेंट है हमारी। इफ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। ये भी क्या कह रही है, इफ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए क्लोज बाउंडेड इंटरवल ए टू बी देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये तो करेक्ट होगी स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज बाउंडेड इंटरवल देन इट इज इंटीग्रेबल। ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट है। ए टू बी टू आर इज कंटिन्यूस देन एफ इज इंटीग्रेबल। ये भी क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो वो भी इंटीग्रेबल होगा। तो हमने ये वाली एक जो कंडीशन पढ़ी है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी है इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस होगा ही, अगर कंटिन्यूस होगा तो ये वाली स्टेटमेंट बन गई वो कि कंटिन्यूस है उनको क्लोज इंटरवल बाउंडेड इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल तो वो इंटीग्रेबल होगा। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आ गया, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये हमारे पास 9th क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एफ इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए टू बी देन फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट इन ए टू बी सच दैट, ये कंडीशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमें वैल्यू के निकालनी है, के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स मूव टू सॉल्यूशन। इफ एफ इज ए कंटिन्यूस दिया हुआ है हमें, ठीक है, कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एंड एफ इज बाउंडेड, ठीक है, क्लोज इंटरवल है तो बाउंडेड हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एम एंड एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये वाला फंक्शन है जो, इसका मान लो इन्फीमम है एम और जो हमारे पास सुप्रीमम है वो कैपिटल एम है। तो हमें पता है राइमन इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उनमें से डार्बॉक्स थ्योरम और ये लोअर इन्फीमम सम और ये अपर इन्फीमम सम के बीच होता है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। तो m इंटू बी माइनस ए मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू m जो है इन्फीमम सम मैक्सिमम वैल्यू इसकी सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम सॉरी इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारे पास होती है। अगर आपने राइमन इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है तो आपको ये वाली कंडीशन का पता होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उनके कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास लोअर इन्फीमम सम होता है, ठीक है, ये हमारे पास अपर इन्फीमम सम होता है। इंटीग्रेशन की वैल्यू इन दोनों में मतलब एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट म्यू बिलोंग्स टू एम कोमा कैपिटल एम, ठीक है। इन्फीमम और सुप्रीमम में एक म्यू एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर जो इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन की, ठीक है, वो क्या होगी म्यू इंटू बी माइनस ए, ठीक है।
म्यू इंटू बी माइनस ए होगी उसकी वैल्यू, कि इंटीग्रेशन की वैल्यू उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो सिंस एफ इज ए कंटिन्यूस ऑन ए टू बी, इट कंटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड। हमें पता है कि एफ इज कंटिन्यूस है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन की वो एम और एम में हर एक वैल्यू में आएगी, मतलब हर एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। कंटिन्यूस होता है दैट मीन्स देयर इज़ नो ब्रेक, ठीक है, तो हर एक वैल्यू आएगी। तो म्यू बिलोंग्स टू हमने किया था एम टू एम, ठीक है। सच तो अगर म्यू एम टू एम है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ सी कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू म्यू हो, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो हर एक वैल्यू आएगी, यानी कि म्यू है जो ये वाले इंटरवल की वैल्यू, मान लो ये एम है, ठीक है, ये कैपिटल एम है, ठीक है, ये एम है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसे कंटिन्यूस ग्राफ जा रहे हैं, मान लो एम से स्टार्ट होके एम से, ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं है। तो मान लीजिए ये म्यू है, ठीक है, तो फंक्शन की किसी ना किसी एक वैल्यू के लिए एफ ऑफ सी के लिए म्यू भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ये कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो एफ ऑफ सी अगर एग्जिस्ट कर गया तो दैट मीन्स कि म्यू की जगह पर हम एफ ऑफ सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो म्यू की जगह पर एफ ऑफ सी लिख दिया, तो हमारे पास बस यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। ये वाली कंडीशन ये चेक करना था यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर इसको एफ ऑफ सी मान लिया हमने, क्योंकि एक्स और एक्स यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए हमने सी मान लिया। तो के इंटू एफ ऑफ सी, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, के की वैल्यू आ गई हमारे पास बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये भी दिए हुए हैं, ये भी दी हुई है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इनका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा होगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इनका ऑप्शन में आंसर दिया इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, पर इसका आंसर क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। यूनिक कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ठीक है। x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, ए है, ये x है और ये 0 है, ठीक है। तो रो 1 1 2 3, रो 2 2 1 3, रो 3 3 2 1। इसको हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आपने पढ़ा हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, हम एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके सोल्यूशन निकालते हैं। एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। रो 2 पे हमने ऑपरेशन लगाया, रो 2 माइनस 2 रो 1, ये वाला एलिमेंट हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो 2 माइनस 2 करना पड़ेगा, तो रो 2 माइनस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। ऐसे ही रो 3 पे ऑपरेशन लगाया, रो 3 माइनस 3r1, इसको 0 बनाने के लिए, ठीक है। एक्लन फॉर्म में क्या होता है, एक ये वाला एलिमेंट 1 बनाना होता है, एक ये वाला 1 बनाना होता है और एक ये वाला 1 बनाना होता है। बाकी ये तीनों 0 बनाने होते हैं। जहाँ पर 2 3 2 है, ये 0 बनाने होते हैं, बाकी तीनों 1 बनाने होते हैं। तो लेट्स ऑपरेट, ये वाले दोनों ऑपरेशन लगा हमारे पास। ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। तो अब रो 2 पर हमने ऑपरेशन लगा दिया कि इसको हमने डिवाइड कर दिया -1/3 R2 से, ठीक है। तो ये बन गई 0 1 1, ठीक है। तो अब हम रो 3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, रो, क्योंकि ये वाला 0 बनाना है, ठीक है। तो रो 3 + 4r2, ठीक है, कि -4 है + 4r2। ये वाली हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। ये कोई ज़रूरत नहीं, अगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो -4 के साथ डिवाइड करके, ठीक है।
तो अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू एक्स 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2 प्लस 3 इंटू एक्स 3, ठीक है, और 1 इंटू एक्स 2 प्लस 1 इंटू एक्स 3 एंड माइनस 4 इंटू एक्स 3 इक्वल टू 0। एक्स 3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। एक्स 2 प्लस एक्स 3 इक्वल टू 0, तो एक्स 2 की वैल्यू भी 0 आ गई और यहाँ से एक्स 1 की भी 0 आ गई। तो यूनिक सोल्यूशन आ गया हमारे पास 0 0 0, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका। पर ऑप्शंस में आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शंस में आंसर को किसी और वे में दिया हुआ है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन में या तो गड़बड़ी है या फिर इसके ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको सही सोल्यूशन बता दिया, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गए अब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक आ गया होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारी वीडियो है वो अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर है। तो आप अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और हमने DU/MC के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए उसकी वीडियो भी डाल दी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।